नमस्कार दोस्तों। टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अब ये तो आप सब लोगों को पता ही है, रोज आप क्लास लेते हो कि टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से हम फिक्स टाइम पे सुबह 7 बजे एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो लेके आते हैं। वो क्लास जो है वो ऐसी होती है कि उससे जो है वो हमारे पास में एग्जाम में क्वेश्चन आने चाहिए। वो टॉपिक हमारे पास में इम्पोर्टेंट होना चाहिए ताकि बच्चे जो है वो अपना प्रीशियस टाइम दे रहे हैं वो उनको यूटिलाइजेशन हो सके। और टाइम भी हमने 7 बजे इसलिए रखा है ताकि सुबह सुबह ही जो है वो हम एक टॉपिक अच्छा सा पढ़ लेते हैं, तो फिर पूरा दिन जो है वो हमारे पास में बिल्कुल सही तरीके से जो है वो जाता है। तो इसी कड़ी में आज हम लेते हैं दोस्तों 329 नंबर की क्लास, दैट इज कार्ड ब्रोंकियोस्कोपी। यानी कि टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से अब तक हमने 328 टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। क्योंकि हमने आपसे एक वादा किया था 1 जनवरी 2025 को कि रोज सुबह 7 बजे हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे। रोज सुबह 7 बजे, बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी चेंजेस के। तो न तो हमने दोस्तों टाइम चेंज किया इसका 7 बजे मतलब 7 बजे, और न हमने अपना वादा तोड़ा। एक भी दिन जो है वो हमारे पास में ऐसी क्लास नहीं है जो कि मिस हुई है। कंटिन्यू जो है वो क्लास चलती आ रही है, और टॉपिक भी जो है वो हमने इंपॉर्टेंट ही लिए हैं। इवन बच्चों ने अगर कुछ बता दिया है कि सर ये टॉपिक करवा दीजिए, तो उस टॉपिक को भी जो है वो हमने यहाँ पे लिया है। क्लास को हमने कहा था फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही ये क्लास है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके या टेलीग्राम पे मैसेज करके बता रहे हैं कि सर हमने पहले ये लगा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ज़्यादा कंटेंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों हमने कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जो टॉपिक हमने इसके अंदर लिया है उसको हमने कंप्लीट किया है। चाहे वो टॉपिक हमारे पास में 20 मिनट में हो, चाहे वो हमारे पास में 40 मिनट में हो, चाहे वो हमारे पास में 1 घंटे के अंदर हो, उस टॉपिक को हमने जो है वो कंप्लीट किया है। प्लस दूसरी चीज, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली मैंने इसलिए बोला कि न तो आपसे जो है वो कोई पैसा लिया जा रहा है, दूसरी चीज इवन आपकी बेनिफिशियल के लिए जो है वो हमने इस चैनल को मोनेटाइजेशन भी नहीं करवा रखा। मोनेटाइजेशन करवाने से क्या होता है कि YouTube जो हो बीच बीच में ऐड देता है, लेकिन टीएनसी की क्लासेज में आपको कोई भी ऐड नहीं आएगा। इससे क्या होगा कि बिना इंटरप्शन के आपकी जो है वो क्लास चलेगी, क्योंकि आजकल यूट्यूब बहुत ऐड देने लग गया। हर 5 मिनट से, कई कई बार तो जो है वो हर 2 मिनट के बाद भी जो है वो ऐड दे देता है। ऐड से क्लास जो है वो इंटरप्ट होती है। तो आपके पास में अगर आपने क्लास शुरू कर ली तो कोई भी किसी भी प्रकार का ऐड नहीं आएगा। तो चलो दोस्तों चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं, ब्रोंकियोस्कोपी। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इसमें से आते हैं। कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इनको हम ले लेते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की, कि इसके अंदर हमारे पास में किस प्रकार के जो है वो क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास में एक तो क्वेश्चन आंसर आता है दोस्तों इसके टाइप पे। ब्रोंकियोस को आपने नाम सुना होगा और आपको ये पता होगा कि इसका जो है वो कोई टाइप नहीं होता। इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती है आपके टीचर्स की जिन्होंने जो है वो पहले बताया नहीं है। तो ब्रोंकियोस्कोप के दोस्तों टाइप होते हैं। तो एक तो क्वेश्चन आते हैं इसके टाइप से कि कौन कौन से इसके टाइप होते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर जो हमारे पास में जो है वो इंडिकेशन क्या क्या है। ठीक है, ब्रोंकियोस्कोपी हम क्यों करते हैं, क्या इंडिकेशन है, क्या ऐसे ही हमने जो है ब्रोंकियोस्कोपी कर लिया। देन ब्रोंकियोस्कोपी की यूजेज क्या क्या है, वो सारी चीजें। तो बहुत गहनता से और बहुत डीप जो है वो नॉलेज यहाँ पे जो है वो नॉलेज होगा, तो ही आप इसके क्वेश्चन जो है वो सही करके आओगे। देन ब्रोंकियोस्कोपी के बाद में जो है वो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को जो है वो कंप्लीट करेंगे। फिर चाहे हमारे पास में क्वेश्चन कहीं से भी आए, कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। हाँ, टॉपिक थोड़ा सा इजी है, डोंट वरी, लेकिन इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछाएंगे वो थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। बाकी उसके लिए तो मैं बैठा ही हूँ, जहाँ जहाँ से जो जो क्वेश्चन पूछाते हैं उनको मैं इंपॉर्टेंट लिखता रहूँगा। हालांकि इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है, इसीलिए तो हमने इसको बुलेट सीरीज के अंदर लिया है। तो चलते हैं आगे और इसको जो है वो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में इसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन इसकी बहुत ईजी है। ठीक है, हमारे पास में हमने टॉपिक क्या लिया, ब्रोंकियोस्कोपी। तो ये मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि जो भी टॉपिक या जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है उसका आप जो है वो ब्रेक डाउन कर दो। ब्रेक डाउन कैसे, जैसे ये हमारे पास में ब्रोंकियोस्कोपी। ठीक है, तो ये देखो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। क्या क्या, पहली चीज आती है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ब्रोंकियो, और सेकंड आता है इसमें हमारे पास में स्कोपी। ठीक है, अब ब्रोंकियो क्या होता है हमारे पास में, ब्रोंकाई।
ब्रोंकाई, ठीक है। और स्कोपी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन, ठीक है। ब्रोंकियोस्कोपी मतलब ब्रोंकाई का हम विजुअलाइजेशन करते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रोंकियोस्कोपी। अब ब्रोंकाई क्या है ये चीज आपको बताइए। नॉर्मली अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ये जैसे हमारे पास में जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चलो ये हमारे पास में यहाँ से लेते हैं, ये हमारे पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन ये हमारे पास में जो है वो फेरिंक्स वगैरह आ गया, देन ये हमारे पास में जो है वो ट्रेकिया यहाँ से शुरू होता है, फिर ये जो है वो दो में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, ब्रोंकाई में। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास में लंग्स आते हैं, ये लो एक लंग्स ये हो गया और ये हमारे पास में सेकंड लंग्स हो गया, राइट। ऐसे तो होता है। तो ये जो हमारे पास में ब्रोंकाई है, ये राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई, देन उसके बाद अलग अलग ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक। और इस तरीके से जो है वो हमारे पास में चीजें जो है वो चलती रहती है। तो ये हमारे पास में ब्रोंकाई का जो विजुअलाइजेशन करते हैं इसको हम कहते हैं ब्रोंकियोस्कोपी। तो डेफिनेशन इसकी बहुत ईजी है, ब्रोंकियो और स्कोपी, ब्रोंकाई का विजुअलाइजेशन। अब सिर्फ इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं करते, थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक पर्पज भी हम करते हैं। कई बार कोई चीज है तो उसको हम ठीक करते हैं, तो सिर्फ विजुअलाइजेशन ही नहीं होता, इसमें हम और भी बहुत सारी चीजों को जो है वो इन्वॉल्व रखते हैं। ये चीजें आगे आएगी जो कि एग्जाम में भी जो है वो पूछी जाती है। तो देखो, ब्रोंकियोस्कोपी इज एन एंडोस्कोपिक प्रोसीजर। ब्रोंकियोस्कोपी क्या है, एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है that allow direct visualization of tracheobronchial tree airway यूजिंग ए ब्रोंकियोस्कोप। यानी कि सिंपल वही चीज आ गई कि ब्रोंकियोस्कोपी क्या है दोस्तों, ब्रोंकियोस्कोपिक एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है। एंडोस्कोपी मतलब अंदर डालते हैं, किसी भी कैविटी के अंदर कोई चीज डाली जा रही है उसको हम बोलते हैं एंडोस्कोप। जैसे मुंह के अंदर डाल रहा है वो भी एंडोस्कोप है, देन रेक्टम के अंदर डाला है वो भी एक एंडोस्कोप है, ठीक है। अब जहां डाला जा रहा है उसी चीज को, जैसे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डाला जा रहा है इसको सिस्टोस्कोप बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास में जो है वो दैट इज कॉल्ड स्टोमक के अंदर डालते हैं उसको नॉर्मली जो है वो हम एंडोस्कोपी बोलते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास में एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, मतलब कुछ चीज अंदर डाल के जो है वो देखी जा रही है, इसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक प्रोसीजर। इट इज एन एंडोस्कोपिक प्रोसीजर दैट अलाउ डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ ट्रेक्योब्रोंकियल ट्री। अब ट्रेक्योब्रोंकियल ट्री कौन सा होता है, ट्रेक्योब्रोंकियल ट्री वही होता है जैसे ये हमारे पास में जो है वो फिर लंग्स के जो है वो हमारे पास में ट्रेकिया है, ये हमारे पास में जैसे हम ए को ले लेते हैं, ये हमारे पास में ब्रोंकाई है, ये एक ब्रोंकाई है, देन ये ब्रोंकाई फिर से जो है वो अलग अलग में डिवाइड होगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में ब्रोंकियल्स, ठीक है। और ये ब्रोंकियल्स जो है वो हमारे पास में फिर से जो है वो और छोटे छोटे में डिवाइड होगी, फिर उसके बाद एल्वियल ब्रोंकिया बनेगा और लास्ट में जो है वो हमारे पास में एल्विलाई बनेगी, इसको हम कहते हैं ट्रेक्योब्रोंकियल ट्री। ये जो हमारे पास में ट्री बना, ये लो, ये जो हमारे पास में ट्री बना इसको बोलते हैं ट्रेक्योब्रोंकियल ट्री। तो इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करते हैं, एयरवे पाथवे जो है उसको डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करते हैं, या ट्रेक्योब्रोंकियल ट्री को जो है वो डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करते हैं किसके द्वारा, ब्रोंकियोस्कोप के द्वारा, ठीक है। जैसे सिस्टोस्कोप आ गया, सिस्टोस्कोप जो है वो हमारे पास में होता है यूरिनरी ब्लैडर को देखने वाला, और वो जो हम देखते हैं उसको सिस्टोस्कोपी बोलते हैं। स्कोपी मतलब प्रोसीजर और स्कोप मतलब इंस्ट्रूमेंट। तो ये हो गया हमारे पास में ब्रोंकोस्कोपी। तो ब्रोंकोस्कोपिक इज एन एंडोस्कोपिक प्रोसीजर दैट अलाउ डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ ट्रेक्योब्रोंकियल ट्री एंड यूजिंग ए ब्रोंकियोस्कोप। ब्रोंकियोस्कोप की सहायता से जो है वो हम ट्रेक्योब्रोंकियल ट्री को जो है वो देखते हैं, और ये जो है वो एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होता है, इसको कहते हैं ब्रोंकियोस्कोपी। एंड इट हेल्प इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। यानी कि ये जो है वो किस में हेल्प करता है, ये डायग्नोसिस में हेल्प करता है। डायग्नोसिस में कैसे, जैसे मान के चलिए कहीं पे कोई ट्यूमर है तो वहां पे पता लग गया तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसमें ये चीज है। ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो हम कहते हैं ट्रेक्योब्रोंकियल जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट है, तो ये डायग्नोसिस में हेल्प करता है। ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, ट्रीटमेंट में कैसे, जैसे मान लीजिए फॉरेन बॉडी है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, या कोई चीज है बायोप्सी वगैरह तरीके से, तो वो सारी चीजें। एंड इवेल्युएटिंग द रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज है उसको भी इवेल्युएट कर सकते हैं। अब रेस्पिरेटरी में जैसे हमारे पास में सीओपीडी आ गया, या और भी कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज आ गया, या कोई मैलिग्नेंसी आ गया, वो सब डिजीज को हम इसके द्वारा जो है वो देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में डेफिनेशन। अब बात आती है हमारे पास में टाइप ऑफ ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी के जो है वो कौन कौन से टाइप होते हैं, तो देखो दोस्तों एक बार एग्जामिनर में जो है वो इसके टाइप भी पूछे गए। टाइप मतलब इमेज दे दी और पूछा गया कि ये किस प्रकार की जो है वो ब्रोंकोस्कोपी है। तो ब्रोंकोस्कोपी दो तरीके की होती है, एक होता है हमारे पास में रिजिड ब्रोंकोस्कोपी और एक होता है फाइबर ऑप्टिक या फाइबर ब्रोंकोस्कोपी।
समझ में आ गया। 2 रिजिड ब्रोंकोस्कोपी। अब देखो रिजिड क्या होता है, जिस चीज के पीछे भी रिजिड आ जाए, मतलब जो मुड़े नहीं, उसको रिजिड कहते हैं। कठिन या कठोर, रिजिड का मतलब हो गया एक तरीके से कठोर, ठीक है, उसको कहते हैं रिजिड। जैसे मान के चलिए कोई चीज है, ये पेन है, इसको मैं मोड़ूं, जैसे बेंड करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जैसे मान लीजिए ये वायर है मेरे पास में, इसको मैं जो है वो फोल्ड करूंगा तो ये फोल्ड हो जाएगा। वायर आपको दिख रहा है, ये वायर को अगर मैं फोल्ड करूंगा तो ये वायर आराम से जो है फोल्ड हो जाएगा। तो रिजिड का मतलब हो गया जिसमें मोमेंट नहीं है या जो फ्लेक्सिबल नहीं होता, इसको बोलते हैं रिजिड। तो ये हो गया हमारे पास में रिजिड ब्रोंकोस्कोपी। रिजिड ब्रोंकोस्कोपी में क्या होता है, सीधी एक रोड स्टेनलेस स्टील की या होलो मेटल ट्यूब जो है वो अंदर डाली जाती है। आप देखो एक बार मैं से देखिए, ये देखिए, ये पहले के टाइम पे काम में लिया जाता। आप देख रहे हो यहाँ पे जो हो बिल्कुल एक जो है वो स्टेनलेस स्टील या होलो जो है वो ऑर्गन सीधा यहाँ पे डाला गया है। ये देखिए सीधा यहाँ पे डाल के जो है वो विजुअलाइजेशन किया गया है, ठीक है, इसको कहते हैं रिज्ड, यानी कि ये मूवमेंट नहीं होता। नेक्स्ट आता है फाइबर ऑप्टिक या फाइबर ब्रोंकोस्कोपी। तो वन बाय वन करके लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। इमेज भी मैंने इसलिए दिखाई है क्योंकि एग्जाम में इमेज बेस पे भी जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो रिज्ड ब्रोंकोस्कोपी है क्या, यूज ए स्ट्रेट होलो मेटल ट्यूब, यानी कि जैसे बिल्कुल पाइप आता है, खाली पाइप आता है, वैसी ट्यूब जो है वो यूज ली जाती है। तो यूज ए स्ट्रेट और होलो मेटल ट्यूब जो है वो काम में ली जाती है। एंड परफॉर्म्ड अंडर जनरल एनेस्थीसिया, देन ये जो है वो हमेशा जनरल एनेस्थीसिया के अंडर जो है वो परफॉर्म की जाती है। ये चीज ध्यान रखना, परफॉर्म कहाँ की जाती है दोस्तों, जनरल एनेस्थीसिया है उसके अंडर परफॉर्म की जाती है। नॉर्मल जो है वो हमारे पास में नहीं की जाती है, इसके अंदर जनरल एनेस्थीसिया दिया ही जाता है। जनरल एनेस्थीसिया आपको पता है लॉस ऑफ सेंसेशन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है वो भी होती है, प्लस लॉस ऑफ सेंसेशन भी होता है, दोनों चीज जो है वो इसके अंदर होती है। ऑलरेडी मैंने बहुत बार जो है वो बताया हुआ है। देन उसके बाद मेनली यूज फॉर थेरापेटिक और इमरजेंसी प्रोसीजर। ये कब यूज में लिया जाता है, ये थेरापेटिक और इमरजेंसी प्रोसीजर में जो है वो यूज लिया जाता है। हालांकि आजकल इसका यूज नहीं लेते हैं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। अब पहले थेरापेटिक और इमरजेंसी प्रोसीजर में यूज लेते थे, आजकल इसका यूज नहीं लेते हैं। नेक्स्ट आ गया यूजेज। यूजेज की बात है तो यूजेज किस किस में करते हैं, तो यूजेज लगभग दोनों का सेम होगा हमारे पास में। तो इसमें यूजेज आ गया, पहली चीज रिमूव ऑफ फॉरेन बॉडीज। हमारे पास में ट्रेकिया के अंदर या ब्रोंकाई के अंदर जो है वो कोई भी फॉरेन बॉडी चला गया है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम इसका जो है वो यूज लेते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में कंट्रोल ऑफ मैसिव हेमेप्टोसिस ब्लीडिंग, यानी कि कहीं पे बहुत ज्यादा जो है वो ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, या हेमेप्टोसिस हो रहा है। हेमेप्टोसिस क्या होता है दोस्तों, ब्लड इन स्पुटम। हेमेप्टोसिस हो गया ब्लड इन स्पुटम, ब्लड इन स्पुटम। स्पुटम के अंदर हमारे पास में ब्लड आ रहा है, दैट इज कॉल्ड हेमेप्टोसिस। एक होता है हेमेटोमेसिस, वो भी अभी आएगा। हेमेटोसिस होता है ब्लड इन वोमिटिंग, वोमिटिंग के अंदर ब्लड होता है उसको हेमेटोमेसिस बोलते हैं। और स्पुटम के अंदर जो है हमारे पास में ब्लड होता है इसको हम हेमेप्टोसिस बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में कंट्रोल ऑफ मैसिव हेमेप्टोसिस या ब्लीडिंग को कंट्रोल कैसे। जैसे मान लीजिए चलिए कहीं पे बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है तो हम उसको कोर्टरी की सहायता से जो है वहां पे ब्लड कंट्रोल कर सकते हैं या लाइगेशन कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एयरवे स्टेंट प्लेसमेंट, ठीक है। एयरवे के अंदर हमें स्टंट लगाना, जैसे मान लीजिए ब्रोंकाई जो है वो एलर्जी कंडीशन में या कभी कभी बहुत ज्यादा न्यूरो होगी, किसी भी कारणवश से जो हो न्यूरो होगी तो उसके अंदर हम स्टंट लगा देंगे, ठीक है। जैसे ये हमारे पास में जो है वो ब्रोंकाई है, ठीक है, ये आपको नहीं दिखेगा, ये हमारे पास में जैसे ब्रोंकाई है। अब ये ब्रोंकाई किसी भी तरीके से मैकेनिकली या फिजियोलॉजिकली जो है वो नेरो हो गई है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक स्टंट लगा देंगे। इस तरीके से जो है वो एक स्टंट लगा देंगे, ठीक है, जिसको हम जो है वो, ताकि ये वापस नेरो ना हो, सिकुड़े ने, ताकि एयर फ्लो अच्छे तरीके से हो सके। नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ लार्ज ट्यूमर्स एंड सिक्रेशंस। जो भी हमारे पास में अगर लार्ज ट्यूमर है उसको रिमूव करने के लिए, और अगर सिक्रेशंस ज्यादा रहे उनको भी हम जो है वो इसके द्वारा रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में टाइप ऑफ ब्रोंकोस्कोपी में रिजिड ब्रोंकोस्कोपी। तो क्या था इसमें, ये बिल्कुल स्ट्रेट आती है, बिल्कुल आप स्ट्रेट देख रहे हो, ठीक है, मुड़ती नहीं है। देन ये होलो, और जो ट्यूब आती है बिल्कुल होलो ट्यूब है, इसी के अंदर जो है हमारे पास में आगे चीज डाली जा रही है। इसके जो है वो हमारे पास में क्या क्या यूजेज है, यूजेज दोनों ब्रोंकोस्कोपी के लगभग लगभग जो है वो सेम है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल या फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी। फ्लेक्सिबल वो तो थी रिजिड, ये फ्लेक्सिबल है, जैसे मैंने आपको वायर का एग्जांपल दिया था। तो इसमें क्या होता है, यूज ए फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक ट्यूब
विथ लाइट एंड कैमरा, यानी कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास में फाइबर ऑप्टिक डिवाइस या फाइबर ऑप्टिक ट्यूब होती है और इसके द्वारा जो है वो उसके आगे कैमरा लगा होता है, लाइट लगी होती है और इसमें हम देखते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल। यहाँ पे देख रहे हो ट्यूब, यहाँ पे सिंपली ये ट्यूब यहाँ पे अंदर जा रही है, यहाँ पे भी मुड़ी हुई है, देन उसके बाद ये सीधा अंदर जाके आगे भी चली गई, तो ये फ्लेक्सिबल होती है, फाइबर ऑप्टिक होती है और यही जो है वो मोस्टली आजकल यूज आती है। तो इट इज ए फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक ट्यूब विथ लाइट एंड कैमरा, लाइट एंड कैमरा इसमें लगा होता है। परफॉर्म्ड अंडर लोकल एनेस्थेसिया एंड सेडेशन, इसके अंदर जीए की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, जनरल एनेस्थेसिया की जो है वो जरूरत नहीं होती। इसके अंदर जो है वो लोकल एनेस्थेसिया जो है वो हम यूज ले सकते हैं, या शेडेशन, क्लाइंट को जो है वो शेडेट करके भी जो हम काम में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया कॉमनली यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज, ये जो हो बेसिकली डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए जो है वो यूज आती है। हालांकि इससे और भी सारी चीजें, बस फर्क इतना है कि जो चीजें निकल जाती है जैसे सीक्रेशंस है, फॉरेन बॉडी है, वो उसमें आसानी से निकल जाता है, इसमें जो है वो नहीं निकल पाता है। देन यूजेज, यूजेज वही हमारे पास में मैंने बताया कि लगभग लगभग जो है वो सेम होता है। तो इसमें पहली चीज होती है विजुअलाइजेशन ऑफ एयरवे, एयरवे जो है वो विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। उसमें हम एक लिमिटेड जगह पे ही जा सकते हैं, कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ जो है वो ट्रेकिया, जो कैरेना होता है। कैरेना क्या होता है दोस्तों, ये जैसे हमारे पास में ट्रेकिया है और यहाँ पे हमारे पास में दो ब्रोंकाई जो है वो फट रही है, तो ये वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं कैरेना। तो यहाँ तक ही वो जा सकता है, उससे आगे वो नहीं जा पाएगा, लेकिन इसको हम आगे ब्रोंकाई तक भी जो है वो लेके जा सकते हैं, बहुत अंदर तक जो है वो इसको लेके जा सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है। दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं अभी आगे बताऊंगा, डोंट वरी। तो सबसे पहली चीज यूजेज, यूजेज में आ गया विजुअलाइजेशन ऑफ द एयरवे। नेक्स्ट बायोप्सी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की हम जो है वो बायोप्सी ले सकते हैं। एंड ब्रोंकियो एल्वुलर लेवाज, यानी कि अंदर तक जो है वो ब्रोंकियो एल्वुलर लेवाज भी जो हम कर सकते हैं, वहां से कोई चीज भी जो है वो ला सकते हैं। एंड डायग्नोसिस ऑफ इंफेक्शन, ट्यूमर और एयरवे एबनॉर्मेलिटी, इनको जो है हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ये चीज होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली चीजें। अब दोनों में जो है वो डिफ्रेंशिएट देख लेते हैं, ठीक है, कि दोनों में जो है वो अंतर क्या है। दोनों हमारे पास में आ गई है। पहली थी हमारे पास में रिज्ड, ठीक है, तो हम दोनों को ले लेंगे। ये हमारे पास में दो, एक टेबल बना लेते हैं, ये लो, और ये टेबल हो गया हमारे पास में रिज्ड एंड फ्लेक्सिबल। तो पहला हम ले लेते हैं दोस्तों रिज्ड, रिज्ड एंड नेक्स्ट आ गया हमारे पास में फ्लेक्सिबल, ठीक है, या इसको फाइबर ऑप्टिक। तो दोनों में डिफरेंशिएट देख लेते हैं। पहली चीज, इसके अंदर क्या होता है, ये स्ट्रेट होती है, ये स्ट्रेट होती है और होलो ट्यूब होती है। क्या होती है दोस्तों, होलो ट्यूब होती है। और ये हमारे पास में दोस्तों फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि इसको हम जो है वो ऊपर नीचे जो है वो फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। और इसके अंदर ट्यूब नहीं होती है, इसके अंदर जो है वो कैमरा और लाइट जो है वो लगी हुई रहती है, उसके अंदर हमारे पास में अलग से हम डालते हैं। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में, ये जो हमारे पास में रिज्ड ब्रोंकियोस्कोपी है वो कैरेना तक जाती है, रिच ओनली कैरेना, रिच लास्ट कैरेना, ठीक है, कैरेना तक ही जा सकती है। और ये हमारे पास में जो है वो डीपर जाती है, बहुत अंदर तक भी जो है उसको लेके जा सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास में एडवांटेज है कि जो भी हमारे पास में सीक्रेशंस है, जैसे सीक्रेशंस है या ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको हम आसानी से जो है वो निकाल सकते हैं। सीक्रेशंस या ऑब्स्ट्रक्शन को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, रिमूव इजीली, इसमें हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें हम रिमूव करना जो है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, इसमें रिमूव नहीं कर सकते। इसके अंदर हमारे पास में जो है वो डिसएडवांटेज क्या है, ये तो एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास में, कि इसमें जो है वो हमारे पास में ज़्यादा डायग्नोसिस यूज नहीं ले सकते, मतलब ज़्यादा डीप तक नहीं जा सकते। इसमें डीप तक जाएंगे तो इसमें हम जो है वो बायोप्सी भी ले सकते हैं, ठीक है, बायोप्सी भी ले लेंगे, वॉश भी हम कर देंगे, ठीक है, सैंपल भी हम ले लेंगे, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और लास्ट आता है हमारे पास में इसका स्टरलाइजेशन जो करते हैं, ठीक है, स्टरलाइजेशन या डिसइंफेक्शन मान लो, इसका जो डिसइंफेक्शन करते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका डिसइंफेक्शन है दोस्तों हम जो है वो ऑटोक्लेव के द्वारा करते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसका हम जो है वो डिसइंफेक्शन ऑटोक्लेव के द्वारा कर सकते हैं, और इसका डिसइंफेक्शन जो है वो 2% ग्लूटार एल्डिहाइड, ग्लूटार एल्डिहाइड 2% ग्लूटार एल्डिहाइड के द्वारा जो है वो किया जाता है। तो ये दोनों में जो है वो डिफरेंशिएट है, बहुत इजी है, डोंट वरी।
भाई रिज्ड वाली में तो क्या होता है, स्ट्रेट ट्यूब डाली जाती है। दोनों इमेज मैंने आपको दिखा दी है, ये देखिए यहाँ पे सीधा जो है वो ट्यूब डाली गई है। इसमें हम फॉरेन बॉडी आसानी से निकाल सकते हैं, सिक्रेशंस आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन बायोप्सी एंड डायग्नोसिस सही तरीके से नहीं कर सकते। इसके अंदर हमारे पास में क्या है, फाइबर ऑप्टिक डिवाइसेज है, मूव कर जाती है, आगे कैमरा वो चीज़ें लगे थे। हम बहुत अंदर तक जा सकते हैं, बिल्कुल डीप जा सकते हैं, वहाँ से सैंपल ले सकते हैं, सिक्रेशंस को रिमूव कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्टरलाइजेशन हम 2% ग्लूटाराल्डिहाइड के द्वारा करते हैं, और उसका स्टरलाइजेशन जो हम ऑटोक्लेव के द्वारा जो है वो किया जाता है। तो दोनों ब्रोंकोस्कोपी के बारे में मैंने आपको डिटेल से जो है वो बता दिया। अब बात आती है हमारे पास में इंडिकेशन। इंडिकेशन इन द सेंस कि कौन सी कंडीशन में या कैसे कैसे जो है वो हम हमारे पास में जो है वो ब्रोंकोस्कोपी यूज करते हैं। तो इंडिकेशन में हम पहले डायग्नोस्टिक देख लेते हैं, फिर थेराप्यूटिक देखेंगे। ठीक है, डायग्नोस्टिक इंडिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का पता लगाना। कोई भी डिजीज का हम पता लगा रहे हैं या किसी चीज को फाइंड आउट कर रहे हैं, वो आ गया हमारे पास में डायग्नोस्टिक इंडिकेशन। तो डायग्नोस्टिक इंडिकेशन में आ गया दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंट और अनएक्सप्लेन्ड कफ। अगर कोई पर्सन लंबे समय तक जो है वो हमारे पास में कफ से सफर कर रहा है, अनएक्सप्लेन्ड एंड परसिस्टेंट, लंबे समय तक से जो है वो कोई पर्सन कफ से सफर कर रहा है। अब वो कफ क्यों हो रहा है, कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, या कोई और चीज नेरो तो नहीं है, क्या चीज है, उसको हम डायग्नोसिस करने के लिए हम ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हेमाप्टोसिस, यानी कि स्पुटम के अंदर ब्लड आता है, या जैसे ही खांसी करते हैं तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास में ब्लड आता है। तो बेसिकली तो हम पहले तो क्या करवाते हैं दोस्तों, AB करवाते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई करवाते हैं कि कहीं ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं हो। अगर फिर हमारे पास में एसिड फास्ट बेसिलाई नेगेटिव आता है, मतलब ये कह सकते हैं कि TB जो है वो नहीं है, फिर भी ब्लड आ रहा है, तो वो ब्लड क्यों आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, तो वो सारी चीजें जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे और CT फाइंडिंग। कोई भी CT स्कैन या हम चेस्ट एक्सरे कराएं, उसमें लगा कि यार एबनॉर्मल है, ये एक्सरे एबनॉर्मल है, या ये जो CT स्कैन कराई है वो एबनॉर्मल है, तो फिर हमारे पास में हम क्या करवाते हैं, ब्रोंकोस्कोपी करवाते हैं, ताकि एक्चुअल जो है वो प्रॉब्लम पता लग सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सस्पेक्टेड लंग कैंसर और ट्यूबरकुलोसिस। अगर किसी क्लाइंट को जो है वो लंग कैंसर है, क्या है, लंग कैंसर का सस्पेक्टेड है कि यार इसको तो जो है वो लंग कैंसर होगा या ट्यूबरकुलोसिस होगा, तो उसके फाइंड आउट भी जो है वो हम ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में आइडेंटिफिकेशन ऑफ पल्मोनरी इन्फेक्शन। पल्मोनरी इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं दोस्तों, पल्मोनरी इन्फेक्शन को जो है वो आइडेंटिफिकेशन में भी हम इसका जो है वो यूज लेते हैं। एंड लास्ट आ जाता है यूलेट एयरवे इंजरी और ऑब्स्ट्रक्शन। कोई भी जो है वो हमारे पास में एयरवे के अंदर इंजरी है या नहीं है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है, उसको हम इवेल्युएट करने के लिए हम जो है वो काम में लेते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ डायग्नोस्टिक इंडिकेशन है जिसके अंदर ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। आपको पता ही है, कोई पर्सन है जो कह रहा है कि मुझे लंबे समय तक 2 या 3 महीने या 4 महीने हो गए, मेरी कफ जो है वो नहीं जा रही है, ठीक है, और कोई भी ऐसा रीजन नहीं है, तो भी हम कर सकते हैं। बार बार जो है वो हमारे पास में मुंह के अंदर या स्पुटम के अंदर खून आ रहा है, तो भी हम करेंगे। एक्सरे एंड CT स्कैन करा, उसमें एबनॉर्मल फाइंडिंग आई, तो भी हम कर सकते हैं। किसी पर्सन को लगता है कि यार इसको कैंसर या ट्यूबरकुलोसिस है, तो भी हम कर सकते हैं। देन पल्मोनरी इन्फेक्शन है या नहीं है, उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन या इसको इवेल्युएट करते हैं, तो भी हम जो है उसमें कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास में डायग्नोस्टिक इंडिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड थेराप्यूटिक इंडिकेशन। थेराप्यूटिक इंडिकेशन मतलब ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, वो तो था हमारे पास में डायग्नोसिस। अब हम बात कर लेते हैं थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक के लिए हम क्या क्या करेंगे, तो थेराप्यूटिक में आ गया सबसे पहली चीज रिमूवल ऑफ म्यूकस प्लग, फॉरेन बॉडी एंड सिक्रेशंस। मान लीजिए हमारे पास में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो है वो इतना सिक्रेशंस है जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, या फॉरेन बॉडी जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है, फॉरेन बॉडी उसके अंदर प्रेजेंट है, या बहुत ज़्यादा जो है वो सिक्रेशंस निकल रहे हैं, इनको हम जो है वो ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा जो है वो रिमूव कर सकते हैं। जो भी म्यूकस प्लग है जो नॉर्मली मेडिसिन के द्वारा जो है बाहर नहीं निकल रहा है, इसको हम निकाल सकते हैं। कोई फॉरेन बॉडी है वो नहीं निकल रही है, अटक गई है, उसको हम निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस है, उसको भी हम जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कंट्रोल ऑफ एयरवे ब्लीडिंग। एयरवे ब्लीडिंग को जो है वो हम कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, एयरवे के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा लाइगेशन कर सकते हैं, या कुछ भी करके हम जो उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एयरवे डायलेशन और स्टेंट
प्लेसमेंट। मान लीजिए किसी का एयरवे जो है वो हमारे पास में बिल्कुल नेरो है, ये एयरवे है, अभी बिल्कुल नेरो हो गया किसी भी तरीके से, मान लो इंजरी की वजह से हो चुका है या और किसी की वजह से बिल्कुल नेरो हो चुका है। अब इसको जो है वो हम नॉर्मल करने के लिए हम यहाँ पे स्टंट डाल देंगे। स्टंट डालेंगे तो ये एयरवे जो है वो जो है वो नेरो नहीं होगा। अब एयरवे नेरो जो है वो एलर्जिक की वजह से भी हो सकता है, एयरवे नेरो जो है वो हमारे पास में और किसी ट्रॉमा फिजियोलॉजिकली वजह से हो सकता है। तो हम अगर वहाँ पे स्टंट डाल देंगे तो वो जो है वो नेरो नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लेजर थेरेपी और इलेक्ट्रोकॉर्टरी फॉर ट्यूमर रिमूवल। अगर हमने जो है वो देखा, देखने के बाद पता चला कि यार इसके अंदर तो जो है वो ट्यूमर है, क्या है, तो ट्यूमर है, तो ट्यूमर को रिमूव करने के लिए हम इलेक्ट्रोकॉर्टरी कॉर्टरी के द्वारा हम ट्यूमर को जो है वो हटा सकते हैं, या लेजर थेरेपी, ठीक है, लेजर थेरेपी या इलेक्ट्रोकॉर्टरी के द्वारा उसको हम जो है वो रिमूव कर सकते हैं। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में ब्रोंक्यो एल्वुलर लेवाज, यानी कि कहीं पे भी जो है वो इन्फेक्शन है तो ब्रोंक्यो एल्वुलर लेवाज कर सकते हैं, मतलब उसको जो है वो हम क्लीन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में आ गया थेराप्यूटिक इंडिकेशन, समझ में आ गया, डायग्नोस्टिक इंडिकेशन एंड थेराप्यूटिक इंडिकेशन। अब बात आती है हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब कौन सी कंडीशन में हम जो है वो ब्रोंक्योस्कोपी नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो हमारे पास में दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, पहला है एब्सोल्यूट और सेकंड आता है हमारे पास में रिलेटिव। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब हो गया कि अगर ऐसी वाली कंडीशन है तब तो हम ब्रोंकियोस्कोपी करेंगे ही नहीं, मतलब जो अभी हम पढ़ेंगे तीन हमारे पास में ऐसी कंडीशन आएगी, वो तो हमारे पास में एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब ऐसी वाली चीज आएगी तो ब्रोंकियोस्कोपी जो है वो करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट आता है रिलेटिवली। रिलेटिवली में हम मतलब सावधानी पूर्वक, या हमें लगता है कि यार अब तो पेशेंट की जान बचानी बचानी है, तो फिर हम वो प्रोसीजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में आ गया हमारे पास में सीवियर हाइपोक्सीमिया अनकंट्रोलेबल बाय ऑक्सीजन, यानी कि कोई भी पर्सन जो है वो सीवियर हाइपोक्सीमिया से सफर कर रहा है। हाइपोक्सीमिया का मतलब हो गया लेक ऑफ O2 इन ब्लड, ठीक है, ब्लड के अंदर हमारे पास में ऑक्सीजन की कमी आ गई, मिया जिसके पीछे भी मिया आ जाए, ठीक है, जैसे एनीमिया, थैलीसीमिया, ये सब चीजें। तो हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है लेक ऑफ O2 इन ब्लड, ब्लड के अंदर हमारे पास में ऑक्सीजन कम है, तो उसमें हम जो है वो नहीं करेंगे। हाँ, अगर ब्लड में हमारे पास में ऑक्सीजन कम है, देन हमने उसको ऑक्सीजन थेरेपी दी, ऑक्सीजन थेरेपी देने के बाद अगर वो ठीक हो गया तब तो हम कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन थेरेपी देने के बाद में भी जो है वो हमारे पास में हाइपोक्सिया जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकता है, इसको हम कहेंगे दोस्तों, उस कंडीशन में हम जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम ऑलरेडी हाइपोक्सिया है, देन ऑलरेडी आप कुछ कर रहे हो तो वो पेशेंट जो है वो उसकी जान जा सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अनस्टेबल कार्डियोवेस्कुलर स्टेटस। अनस्टेबल कार्डियोवेस्कुलर स्टेटस जस्ट लाइक दैट अरिथमिया है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, उसमें अनस्टेबल कार्डियोवेस्कुलर स्टेबल, जैसे मान लीजिए किसी की हार्ट रेट जो है वो कंट्रोल में नहीं है, क्या है, कुछ भी कर रहे हैं या कैसे भी कर रहे हैं तो उसकी हार्ट रेट जो है वो कंट्रोल में नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, नहीं करेंगे। या किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक है, उसमें हम नहीं करते। लास्ट आ जाता है हमारे पास में लेक ऑफ पेशेंट कोऑपरेशन इफ नॉट सेडेटेड। अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो उसमें भी हम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि पेशेंट अगर मान लीजिए सेडेट नहीं हुआ है या पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में आप ब्रोंकोस्कोप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसमें आप ब्रोंकोस्कोप करोगे, पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वो हिला हिला लेगा तो और ज़्यादा जो है वो नर्व वो लंग जो है वो डैमेज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास में तीन कंडीशन है, पहली चीज सीवियर हाइपोक्सिया में नहीं करते हैं, अनस्टेबल कार्डियोवेस्कुलर स्टेटस में नहीं करते हैं, एंड लेक ऑफ पेशेंट कोऑपरेशन में जो है वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव की अगर हम बात करें, मतलब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि थोड़ा सावधानी से उसको ट्रीट करके हम कर सकते हैं। तो अगर कोई क्लाइंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, कोगलियोपैथी, ठीक है, जहां जिसके अंदर जो हो ब्लड क्लॉट सही तरीके से नहीं हो रहा, कोई ऐसा पर्सन जिसमें ब्लड क्लॉट जो हो सही तरीके से नहीं हो रहा, चाहे वो हमारे पास में क्लॉटिंग प्रोसेस में दिक्कत हो या विटामिन के की डेफिशिएंसी हो, कोई भी हो, चाहे तो हमारे पास में जो है वो क्लॉटिंग प्रोसेस एबनॉर्मल हो, क्लॉटिंग प्रोसेस जो है वो एबनॉर्मल हो, या फिर जो है वो हीमोफीलिया की कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, उसमें अंदर हमारे पास में क्या करते हैं हम दोस्तों, नहीं करते हैं, कोगलियोपैथी हो रही है तो उसमें हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हाई इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अगर किसी पर्सन को जो है हमारे पास में ज़्यादा है, ठीक है, हाई इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, तो उसमें भी हम जो है वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में ट्रेकियल ऑब्स्ट्रक्शन प्रिवेंट स्कोप एंट्री, यानी कि ट्रेकियल ऑब्स्ट्रक्शन है,
मतलब उसमें हमारे पास में जो है वो बिल्कुल, हम जैसे ही ब्रोंकोस्कोपी डाल रहे हैं उसमें हमारे पास में जो है वो कोई चीज़ की आगे रास्ता ही नहीं दिया, पूरा जो है वो ब्रोंकाई ऑब्स्ट्रक्ट है, उसमें भी हम नहीं करते हैं। एंड सीवियर अस्थमेटिक अटैक, ये हमारे पास में जो है जिसमें हम बिल्कुल भी जो है वो नहीं करते। रिलेटिवली यहाँ पे बता तो रखा है, लेकिन इन कंडीशन में भी हम जो है वो नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रिपरेशन फॉर ब्रोंकोस्कोप। ठीक है, यानी कि ब्रोंकोस्कोपी हम करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले प्री प्रोसीजर में हम जो है वो क्या करेंगे, प्री प्रोसीजर नर्सिंग केयर में वही आपको पता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कंसेंट जो है वो लेंगे क्लाइंट को। कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो सबसे पहले उस प्रोसीजर के बारे में बताएंगे, प्लस उस क्लाइंट से या उस पेशेंट जो है वो कंसेंट लेते हैं। कंसेंट लेना और पेशेंट को प्रोसीजर बताना ये उसका जो है वो राइट है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट में हमने क्या किया, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, रिस्क एंड पर्पज, यानी कि जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, जो भी हमारे पास में रिस्क है उसको हम देखेंगे, बता देंगे, एंड क्यों हम कर रहे हैं उसका पर्पज भी हम बता देंगे। एंड ऑब्टेंट रिटर्न कंसेंट, रिटर्न कंसेंट जो है वो हम ऑब्टेंट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फास्टिंग। फास्टिंग मतलब जब भी हम ब्रोंकोस्कोप कर रहे हैं तो क्लाइंट को जो है वो एनपीओ रखा जाता है। नथिंग बाय माउथ जो है वो रखा जाता है 6 to 8 आवर बिफोर द प्रोसीजर। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसको हम जो है वो 6 से 8 घंटे पहले जो है वो हम इसको रखते हैं। नथिंग बाय माउथ, एनपीओ जो है वो रखा जाता है। तो क्लाइंट को जो है वो 6 से 8 घंटे जो है वो हम रखते हैं एनपीओ के तौर पे। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्री मेडिकेशन। प्री मेडिकेशन हम कौन सी देते हैं दोस्तों, प्री मेडिकेशन देते हैं सबसे पहले सेडेटिव। अगर हम जो है वो फ्लेक्सिबल या फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी करें तो सेडेटिव में काम चल जाता है, और अगर हमें जो है वो स्ट्रेट या रिज्ड वाली कर रहे हैं तो हमें जो है वो जनरल एनेस्थीसिया ही करना पड़ेगा। तो सेडेटिव जैसे मिडाजोलम टू रिलैक्स द पेशेंट, पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए हम जो है वो मिडाजोलम देते हैं या मिडाज देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक जैसे कि एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करती है, हार्ट रेट को रिड्यूस तो करती है। आपने देखा होगा एट्रोपिन के दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हालांकि एट्रोपिन मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है। एक तो एट्रोपिन का फंक्शन होता है, ये क्या करता है हमारे पास में हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। सेकेंड, ये जो हमारे पास में सिक्रेशंस है उनको रिड्यूस करता है, टू रिड्यूस सिक्रेशंस। तो एट्रोपिन ही हमारे पास में ऐसी ड्रग्स है जो हार्ट डिजीज के अंदर भी काम आती है और पॉइजनस के अंदर भी जो है वो काम आती है। पॉइजनिंग में भी क्या होता है, सिक्रेशंस को रिड्यूस करने में हम जो है वो एट्रोपिन देते हैं, और बहुत लार्ज क्वांटिटी में एट्रोपिन जो है वो दिया जाता है। तो एंटी कोलिनर्जिक में आ गया हमारे पास में एट्रोपिन एंड रिड्यूस सिक्रेशंस। सिक्रेशंस रिड्यूस करेंगे ताकि एस्पिरेशन की संभावना जो है वो कम हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लोकल एनेस्थेटिक स्प्रे, लिडोकेन टू नंब द थ्रोट। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक डालते हैं जब हम ब्रोंकोस्कोप डालते हैं तो कहते हैं पेशेंट को कि आ कीजिए, ऐसे आ करके सीधा जो है वो लिडोकेन जो है वो डाला जाता है, स्प्रे किया जाता है यह फेरिंग्स के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज रिमूव डेंचर और ओरल प्रोस्थेटिक। कोई भी डेंचर या नकली दांत लगा रखे हैं उनको जो है वो रिमूव करवा लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में बेस लाइन असेसमेंट। बेस लाइन असेसमेंट में हम क्या करेंगे, चेक वाइटल साइन करेंगे, ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा मस्ट है, एयरवे पेटेंसी देखेंगे। तो ये हमारे पास में ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड एयरवे पेटेंसी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। तो ये दो चीज़ तो जो है वो हम करते ही करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एक्सप्लेन पोस्ट प्रोसीजर रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, पोस्ट प्रोसीजर रिस्ट्रिक्शंस उसको पहले ही एक्सप्लेन कर देंगे। क्या एक्सप्लेन कर देंगे कि प्रोसीजर के बाद में जो है वो जब तक आपको न बोला जाए तब तक आपको जो है वो खाना पीना नहीं है। और वो कब तक नहीं होता, जब तक कि हमारे पास में गेग रिफ्लेक्स रिटर्न नहीं होता था ना, उससे पहले खाने पीने के लिए अलाउ नहीं किया जाता। तो पेशेंट शुड नॉट ईट और ड्रिंक अंटिल गेग रिफ्लेक्स रिटर्न। तो उसको हम उसी टाइम बता देते हैं, प्री ऑपरेटिव में बताते हैं कि जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक आप पानी भी नहीं पियोगे। तो ये सारे आ गए हमारे पास में प्री प्रोसीजर। क्या क्या चीजें, पहले तो हमारे पास में कंसेंट लेंगे, पेशेंट को एनपीओ रखा जाएगा, जो भी प्री मेडिकेशन है जैसे सेडेटिव, एट्रोपिन है, लिडोकेन है, वो सारी देंगे। जो भी हमारे पास में ओरल डेंचर्स है उनको हम रिमूव करेंगे, एंड जो भी वाइटल साइन है उसको हम चेक करेंगे और एयरवे पेटेंसी देखेंगे। और पोस्ट प्रोसीजर जो है वो हम बता देंगे कि जब तक हम ना कहें तब तक आपको जो है वो पानी भी नहीं पीना है। और पानी और ये सारी चीज़ें कब दी जाएगी, जब उसका गैग रिफ्लेक्स आ जाएगा। जैसे
ये निगलने वाली चीज़ है, गैग रिफ्लेक्स आ जाएगा तभी देते हैं। और ये हम ऑलमोस्ट जितने भी जो है वो हमारे पास में जनरल एनेस्थेसिया या सर्जरी के केस आते हैं उसमें हम करते ही करते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रोसीजर स्टेप। प्रोसीजर स्टेप की अगर हम बात करें कि किस तरीके से हम प्रोसीजर करेंगे, यानी कि इंट्रा जो है वो प्रोसीजर हम क्या क्या करेंगे, तो पेशेंट इज पोजिशन इन सिटिंग एंड सेमी रिक्लाइन पोजिशन। ठीक है, क्लाइंट को हम कैसे रखेंगे दोस्तों, क्लाइंट को या तो सीटिंग में या सेमी रिक्लाइन पोजीशन में, ऐसे जो है वो करके ऊपर की साइड गर्दन करके रिक्लाइन पोजीशन में जो है वो रखा जाता है। नेक्स्ट आ गया एडमिनिस्टर लोकल एनेस्थीसिया एंड सेडेट इफ नीडेड। देन उसके बाद सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया कहाँ देते हैं, फेरिंग्स के अंदर। और फेरिंग्स के अंदर क्या करते हैं, आ करके स्प्रे छिड़का जाता है ताकि ये लोकल एनेस्थेटिक हो जाए, और फिर उसको सेडेट किया जाता है। अब मैंने कहा ना आजकल ज़्यादातर जो है वो हमारे पास में फाइबर ऑप्टिक या फ्लेक्सिबल वाली काम में आती है, फिर हम जो है वो उसको क्या करते हैं दोस्तों, सेडेट करते हैं। सेडेट कर लिया, देन उसके बाद द ब्रोंकियोस्कोपिक इज इंसर्टेड थ्रू द नोज और माउथ, देन एडवांस टू ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। फिर उसमें क्या करेंगे, ब्रोंकियोस्कोप को धीरे धीरे जो है वो इंसर्ट करते हैं, मुंह से भी कर सकते हैं और नाक से भी करते हैं, जो सूटेबल होता है, जो फिजिशियन को अच्छा लगता है। कुछ की प्रैक्टिस नाक से होती है, कुछ की जो है मुंह से होती है। तो ये हमारे पास में नाक या मुंह से जो है वो अंदर डाला जाता है एंड धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाया जाता है। सबसे पहले वो फॉरिंग्स में जाएगा, फिर ट्रेकिया में जाएगा, फिर ब्रोंकाई में जाएगा, फिर ब्रोंकियोस तक जा सकता है। जहां तक वो जाएगा वहां तक देखते हैं। एंड एयरवे स्ट्रक्चर आर एग्जामिन्ड व्यूली। ठीक है, देखते रहते हैं और उसकी एयरवे की स्ट्रक्चर जो है वो हम देखते रहते हैं। तो आगे मॉनिटर लगा रहता है, वहां पे सारी इमेज जो है वो आती रहती है, और जो इमेज हमें जो है वो परमानेंट रखनी है उसको हम जो है वो क्लिक करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें आगे हमारे पास में एयरवे स्ट्रक्चर एंड एग्जामिन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देन उसके बाद डायग्नोस्टिक। पहले हम डायग्नोस्टिक वाला काम करेंगे, फिर थेराप्यूटिक वाला। हमने कहा ना कि ब्रोंकोस्कोपी से हम दो काम कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक भी और थेराप्यूटिक भी। तो आप ये मत करना कि पहले थेराप्यूटिक कर लो ना, पहले डायग्नोस्टिक करना है, ये मस्ट है। पहले डायग्नोस्टिक वाला काम करना है, फिर थेराप्यूटिक करना है। तो पहली चीज हमारे पास में डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में भी परफॉर्म, जैसे डायग्नोसिस में हमें बायोप्सी लेना है तो हम बायोप्सी ले लेंगे। एंड ब्रोंकियो एल्वुलर लेवाज करना है, मतलब उसको जो है वो क्लीन करना है, तो ब्रोंकियो एल्वुलर लेवाज, ठीक है, वो हम कर लेंगे। BAL ब्रोंकियो एल्वुलर लेवाज हम कर लेंगे। एंड सिस्टोलॉजी ब्रशिंग एंड वॉशिंग। ठीक है, सिस्टोलॉजिकली ब्रशिंग एंड वॉशिंग। देखो ब्रशिंग एंड वॉशिंग क्या होता है, वॉशिंग में तो हम उस वहां पे क्लीन करते हैं, ठीक है, पानी से क्लीन करके जो है वो सैंपल लेते हैं। ब्रशिंग में हम क्या करते हैं, ब्रश होती है उससे हम आगे पीछे घुमाते हैं, देन उसके बाद सैंपल लेते हैं। तो साइटोलॉजी ब्रशिंग एंड वॉशिंग करेंगे। तो पहले हम जो है वो क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक परफॉर्मेंस देंगे। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट, थेराप्यूटिक इंटरवेंशन में भी इंक्लूड। थेराप्यूटिक इंटरवेंशन जो है वो करेंगे। थेराप्यूटिक में जैसे मान के चलिए सिक्रेशंस है उसको हम निकालेंगे, फॉरेन बॉडी है उसको हम निकालेंगे, देन अगर कोई मास है उसको हम निकालेंगे। एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, अगर वहां पे ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, या तो हमने जो प्रोसीजर किया जैसे सिक्रेशंस निकाला उसकी वजह से, या फॉरेन बॉडी हमने निकाली उसकी वजह से, या जो मास हमने निकाला उसकी वजह से जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों, सिक्रेशंस आ रहे हैं, तो उसको जो है वो चीज़ों को हम पहले ठीक करेंगे। तो या तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है उसको भी हम ठीक करेंगे, या मान के चलिए कोई क्लाइंट पहले से ही ब्लीडिंग डिसऑर्डर से सफर कर रहा है तो ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल करेंगे। एंड आफ्टर प्रोसीजर ब्रोंकियो स्कोप इज विड्रॉन स्लोली। उसके बाद जैसे हमारे पास में प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, मतलब डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक दोनों कार्य जो है वो हमारे पास में हो चुके हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो ब्रोंकियोस्कोप को हम जो है वो बाहर निकाल लेंगे। तो ये चीजें आ गई हमारे पास में स्टेप। देन उसके बाद आता हमारे पास में पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग केयर। पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग केयर इन द सेंस कि अब हमारे पास में जो है वो नर्स प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद जो है नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पेशेंट की पोजीशन मेंटेन करना। और पोजीशन हम कौन सी देंगे दोस्तों, उसको सेमी फॉवलर पोजीशन हम देंगे, ताकि अच्छे तरीके से इजीली जो है वो ब्रीदिंग कर सके, यानी कि सेमी फॉवलर पोजीशन, इजियर ब्रीदिंग, इजी जो है वो ब्रीदिंग कर सके, सेमी फॉवलर पोजीशन देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मॉनिटर। मॉनिटर में हम क्या क्या करेंगे दोस्तों, वाइटल साइन चेक करेंगे, ऑक्सीजन सेचुरेशन हम चेक करेंगे, एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस देखेंगे। वो तो हमें देखना है। वाइटल साइंस में हम टेम्परेचर, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन वो सारी चीज़ देखेंगे। ऑक्सीजन सेचुरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस देखेंगे कि रेस्पिरेशन किस तरीके से है, ब्रेडी पे मतलब ब्रेडी में तो नहीं जा रहा है, टेकी में तो नहीं जा रहा, वो सारी चीज़ें। एंड
ऑब्जर्व फॉर डिस्निया, ब्लीडिंग एंड न्यूमोथोरेक्स। क्लाइंट जो है वो डिस्निया में तो नहीं जा रहा है, डिफिकल्टी एंड ब्रीदिंग इसमें तो नहीं जा रहा है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जैसे मान लो वो कफ करता है या खांसता छींकता है तो उस टाइम पे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, या क्लाइंट न्यूमोथोरेक्स में तो नहीं चला गया। ठीक है, न्यूमोथोरेक्स क्या होता है आपको पता ही है दोस्तों, कि जो हमारे पास में प्लूरल कैविटी है, लंग्स की जो चारों तरफ के हमारे पास में जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर हमारे पास में एयर फिल हो जाती है, इसको हम कहते हैं दोस्तों न्यूमोथोरेक्स। एयर फिल होगी न्यूमोथोरेक्स, वाटर फिल हो गया हाइड्रोथोरेक्स, ब्लड फिल हो गया हीमोथोरेक्स। ठीक, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट, एनिल पर ओरल, कब तक हम उसको एनपीओ रखेंगे दोस्तों, तो उसको एनपीओ जो है वो हम रखेंगे दोस्तों लगभग 1 से 2 घंटे बाद, प्रोसीजर के बाद, अंटिल गैग रिफ्लेक्स रिटर्न 1 to 2 आवर्स, जब तक हमारे पास में जो है वो गैग रिफ्लेक्स नहीं आता। अब आप कहोगे कि सर 2 घंटे हो गए आपने दे दिया, नहीं, जब तक गैग रिफ्लेक्स नहीं आएगा तब तक हम देंगे। गैग रिफ्लेक्स बेसिकली जो है वो 1 से 2 घंटे के बीच में आ जाता है। बिफोर प्रोसीजर भी हम एनपीओ रख रहे थे, कम से कम 6 से 8 घंटे बिफोर प्रोसीजर एनपीओ रखते हैं। प्रोसीजर के बाद भी जो है वो जब तक गैग रिफ्लेक्स नहीं आता है तब तक हम उसको एनपीओ रखेंगे। और गैग रिफ्लेक्स लगभग जो है वो 1 से 2 घंटे आता है। जैसे यहाँ पे 1 से 2 घंटे शो कर रखा, आप तो कह रहे हो कि सर ने तो 1 से 2 घंटे बताया था, तो 1 से 2 घंटे में ये बता रहा हूं कि 1 से 2 घंटे के अंदर गैग रिफ्लेक्स आ जाता है, लेकिन फिर भी हमें पॉइंट याद रखना है कि जब तक गैग रिफ्लेक्स नहीं आएगा तब तक हम जो है वो पेशेंट को कुछ भी नहीं देंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में माउथ केयर। माउथ केयर में हम क्या करते हैं दोस्तों, रेनिज माउथ आफ्टर प्रोसीजर एंड रिमूव एनेस्थेटिक टेस्ट। हम जो हो नॉर्मली कुल्ला हम कर लेते हैं, ताकि जो लिडोकेन या जो हमारे पास में एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो हमने अंदर डाला था उसके टेस्ट की वजह से मुंह खराब हो जाता है, तो उसको हम जो है वो कुल्ला कर लेते हैं। क्लियर। देन उसके बाद रिपोर्ट इमीडिएटली इफ, ध्यान रखना इससे क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। मैंने कहा था ना कि जहां जहां, वैसे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट में भी हमारे पास में कहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। तो रिपोर्ट आफ्टर इमीडिएटली, कब हम जो है वो इमीडिएटली रिपोर्ट कर देंगे, अगर क्लाइंट हिमोप्टाइसिस से सफर कर रहा है, मतलब ब्लड इन स्पुटम, स्पुटम में ब्लड आ रहा है तो हम करेंगे। नेक्स्ट, स्ट्राइडर, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन साउंड, एयरवे लंग साउंड जो हो वो ऑलरेडी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा, आप वहां पे देख सकते हो जितने भी हमारे पास में वीजिंग साउंड है, स्ट्राइडर है, फ्रिक्शन रब है, जितने भी हैं वो सारी चीजें। तो अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसमें हमारे पास में स्ट्राइडर साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे घर घर की आवाज आती है, ठीक है, तो वो होगा। या फिर क्लाइंट जो है वो चेस्ट पेन या डिस्निया से सफर कर रहा है, अगर ये हमारे पास में कंडीशन आती है, चारों कंडीशन कौन कौन सी, हेमोप्टाइसिस की कंडीशन, स्पुटम के अंदर हमारे पास में जो है वो ब्लड देखने को मिलेगा, तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इमीडिएटली जो है वो इन्फॉर्म करेंगे। स्ट्राइडर अगर हमें देखने को मिलेगा मतलब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ठीक है। अब वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन चाहे सीक्रेशन की वजह से हो चाहे वो ब्लड की वजह से हो, बट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है तभी स्ट्राइडर साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, अगर क्लाइंट चेस्ट पेन से सफर करा या डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, अगर ये कंडीशन आ रही है तो हम इमीडिएटली जो है वो रिपोर्ट करेंगे, इमीडिएटली जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएंगे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट और लास्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन। कोई भी हम प्रोसीजर करते हैं तो उसके बाद में हमारे पास में लास्ट जिम्मेदारी क्या होती है दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन की होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड फाइंडिंग, जो भी हमारे पास में फाइंडिंग आई, जो फिजिशियन ने बताया कि ऑब्स्ट्रक्शन था या सीक्रेशन था या फॉरेन बॉडी था, वो सारी चीजें। टॉलरेंस, कि क्लाइंट ने जो है वो कितना टॉलरेट किया, मतलब जब हमने ब्रोंकोस्कोपी किया तो बिल्कुल नॉर्मल था, ये सारी चीजें। स्पेसिफिमेन कलेक्टेड, अगर बायोप्सी कलेक्ट किया है या सीक्रेशंस कलेक्ट किया है, कोई भी स्पेसिमेन कलेक्ट किया है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। एंड कॉम्प्लिकेशन, बिफोर सर्जरी या आफ्टर ड्यूरिंग सर्जरी या आफ्टर, जो सर्जरी का नाम आ रहा है आफ्टर प्रोसीजर, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुआ कि ड्यूरिंग जो है वो हमारे पास में प्रोसीजर है वो क्लाइंट जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आई या उसको पेन हुआ या फिर आफ्टर प्रोसीजर जो है वो उसको डिस्निया हो रहा है, तो जो भी कॉम्प्लिकेशन आई है वो सारी की सारी जो है वो हम डॉक्यूमेंटेशन में करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेशन। कोई भी प्रोसीजर हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसके कॉम्प्लिकेशन जरूर होते हैं, चाहे वो हमारे पास में एंडोस्कोप हो, सिस्टोस्कोप हो, कुछ भी हो, बायोप्सी हो, सब किसी ना किसी का जो है वो कॉम्प्लिकेशन जरूर जरूर आता है। तो सबसे पहले क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, माइनर कॉम्प्लिकेशन जैसे सोर थ्रोट हो जाएगा, हॉर्सनेस हो जाएगा, माइल्ड कफ हो जाएगा, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, इस पे हम ध्यान भी नहीं देते हैं। भाई कोई भी जो है फाइबर ऑप्टिक डिवाइस अंदर गई है तो सीधी सी बात है शॉर्ट थ्रोट देखने को मिलेगा,
आवाज में थोड़ा सा जो है वो चेंजेज आएगा, या हल्का फुल्का जो है वो कफ रहेगा, जैसे कोई चीज अटक गया ऐसे बार बार जो है वो करेगा। तो ये हमारे पास में हो गया माइनर। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन होते हैं लेरेंजो स्पाज्म बनता है, मतलब लेरिंग्स का जो है वो स्पाज्म बन जाएगा, लेरिंग्स जो है वो सडनली जो है वो सिकुड़ जाएगी। ब्रोंकियो स्पाज्म बन जाएगा ऑफ कोर्स। हाइपोक्सीमिया मतलब लेक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी ब्लड के अंदर। और न्यूमोथोरेक्स, ये हमारे पास में जो है वो कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो कि देखने को मिलेंगे। क्या क्या चीजें? लेरेंजो स्पाज्म बन जाएगा, ब्रोंकियो स्पाज्म बन जाएगा, हाइपोक्सिया की कंडीशन आ जाएगी, न्यूमोथेरेक्स आ जाएगी। नेक्स्ट, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो नॉर्मली अगर हमने फाइबर ऑप्टिक डिवाइसेज या ब्रोंकोस्कोप किया है, विजुअलाइजेशन किया है, तो इसमें तो जो है ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन स्पेशली होती है अगर हमने बायोप्सी। अब बायोप्सी में आपको पता है कुछ स्पेसिमेन जो है वो कलेक्ट किया जाता है, चाहे वो कट करके लो, चाहे वो नीडल से लो, चाहे वो ब्रश से लो, कैसे भी लो। उसके बाद क्या होता है कि वहां पे ब्लीडिंग के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास में बायोप्सी लिए तो ब्लीडिंग के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, और अगर ब्लीडिंग बढ़ती है तो हमें इमीडिएटली रेफर तो जो है वो करना ही करना है। नेक्स्ट, कार्डियक क्या क्या हो सकता है? अरेदमिया हो सकता है, हाइपोटेंशन होता है, कार्डियक अरेस्ट। ये बहुत कम वैसे देखने को मिलता है। अरेदमिया का मीनिंग एक्चुअली होता है इरेगुलर हार्ट बीट। बहुत सारे लोगों को अरेदमिया यही देखने को मिलता है कि हार्ट रेट अगर इंक्रीज होगी उसको अरेदमिया कहते हैं या डिसअरेदमिया कहते हैं। नहीं, अरेदमिया या डिसअरेदमिया इरेगुलर हार्ट बीट होता है। इरेगुलर हार्ट रेट जो होती है उसको कहते हैं हम दोस्तों अरेदमिया। हाइपोटेंशन होगा यानी कि बीपी जो है वो हमारे पास में फॉल होगा, या कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट, इन्फेक्शन, अगर हमने एसेप्टिक टेक्निक काम में नहीं ली है, ठीक है, ड्यू टू कंटामिनेटेड ऑफ इक्विपमेंट और सिक्रेशन, अगर हमने जो है वो स्टरलाइज टेक्निक काम में नहीं ली है, या जो इक्विपमेंट यूज में लिए हैं वो सही तरीके से जो है हमारे पास में क्लीन नहीं थे, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो कौन कौन सी? माइनर कॉम्प्लिकेशन, रेस्पिरेटरी, ब्लीडिंग, कार्डियक एंड इन्फेक्शन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में स्पेसिमेन कलेक्टेड। क्या क्या चीजें स्पेसिमेन जो है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं? तो बार बार हम जिक्र कर सकते हैं कि हम जो है वो 3 तरीके से कर सकते हैं। एंड देन बायोप्सी ले सकते हैं, ब्रशिंग कर सकते हैं, वॉशिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें लेवाज कर सकते हैं। तो चारों को लेंगे। और क्या क्या चीजें? सबसे पहले ब्रोंकियल वॉशिंग। देखो नाम से पता चला, ब्रोंकियल वॉशिंग में क्या करते हैं? सिंपली हम क्या करते हैं, फ्लूइड यूज लेते हैं और वहां से स्पेसिमेन जो है वो कलेक्ट करते हैं। सिंपली कुछ नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ब्रोंकियोस्कोप डाला, ब्रोंकियोस्कोप अंदर गया, ब्रोंकाई के अंदर गया, ब्रोंकाई के अंदर जाने के बाद हमने सिर्फ जो है वो थोड़ा सा लिक्विड डाला और वहां से स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिया। इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल वॉशिंग, यानी कि फ्लूइड यूज टू डिटेक्ट सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए या सेल को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? वॉशिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ब्रोंकियल ब्रशिंग। ब्रोंकियल ब्रशिंग का मतलब हो गया हमारे पास में ब्रश यूज करते हैं वहां से स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए। बिल्कुल एक छोटी सी ब्रश जो है वो डाली जाती है और ब्रश जो है वहां पे सरफेस पे जो है वो घिसती है और वहां से स्पेसिमेन जो है वो कलेक्ट होता है। तो ब्रश यूज टू ऑब्टेन सरफेस सेल, जो भी हमारे पास में सरफेस सेल्स है, और सरफेस सेल्स आपको पता ही है स्ट्राटिफाइड स्क्यूमर एपिथेलियल सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी। ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी का मतलब हो गया कि हम वहां से स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, स्मॉल टिश्यू सैंपल फ्रॉम लंग पेरेन्काइमा। थोड़ा सा जो है वो हम टिश्यू जो है वो कलेक्ट करते हैं। बायोप्सी का मैं आपको पता ही है, बायोप्सी वैसे बहुत तरीके की होती है। नीडल बायोप्सी होती है, नीडल बायोप्सी में तो क्या करते हैं, नीडल अंदर डालते हैं फिर उस नीडल को बाहर निकालते हैं। तो नीडल का जो बोर होता है उसमें जो है वो टिश्यू आ जाते हैं, उसकी हम स्टडी करते हैं। कुछ में हम छोटा सा जो है वो कट लगाते हैं, वहां से सैंपल उठाते हैं। किसी भी लार्ज एरिया का छोटा सा सैंपल उठा के उसकी जो हम स्टडी करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? बायोप्सी कहते हैं। मतलब स्मॉल टिश्यू सैंपल फ्रॉम द लंग पेरिकाइमा। और लास्ट आता था बाल, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकियो एल्वियुलर लेवाज। अगर मान के चलिए इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है या बहुत ज्यादा सिक्रेशन है, तो इसमें हम क्या करते हैं? टू डिटेक्ट इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी एंड इन्फ्लामेशन, इन सबको डिटेक्ट किया जाता है। तो ये हमारे पास में जो है वो स्पेसिमेन कलेक्टेड के 4 थे। कौन कौन सा? ब्रोंकियल वॉशिंग, ब्रोंकियल ब्रशिंग, ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी एंड BAL, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकियो एल्वुलर लेवाज। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एडवांटेज। क्या क्या एडवांटेज है?
ऑफ कोर्स एडवांटेज तो ही है, एडवांस तो बहुत है, ब्रोंकोस्कोपी के बहुत एडवांटेज है। क्या क्या चीज़ है, हम डायरेक्ट एयरवे को देख सकते हैं, देन एयरवे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है उसको हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, वहाँ से सैंपल हम कलेक्ट कर सकते हैं, डिजीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, देन अगर कोई प्रॉब्लम है, फॉरेन बॉडी है, मैलिग्नेंसी है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। या मान के चलिए कि हमारे पास में हम इन्वेजिव सर्जरी नहीं कर सकते तो ब्रोंकोस्कोपी की सहायता से हम कर सकते हैं। तो एडवांटेज तो बहुत है। तो वन बाय वन करके लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ एयरवे, एयरवे को हम जो है वो डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करते हैं। ऑफ कोर्स ब्रोंकोस्कोपी में डायरेक्ट ही तो देख रहे हैं, बाहर से तो हम एयरवे देख नहीं सकते। आप एक्सरे करवा लोगे या सीटी स्कैन करवा लोगे, बहुत सारी चीजें करवा लोगे, लेकिन डायरेक्ट तो आप नहीं देख पाओगे। लेकिन ब्रोंकोस्कोप में हम डायरेक्ट जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कैन ऑब्टेन टिश्यू सैंपल फॉर डायग्नोसिस, वहां से जहां से प्रॉब्लम है वहीं से हम जो है वो सैंपल जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं और उस सैंपल को जो हम डायग्नोसिस के लिए जो है वो भेज सकते हैं। एंड हेल्प इन बोथ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ऑफ कोर्स ये तो हमने पहले ही बता दिया है कि ब्रोंकोस्कोप थेराप्यूटिकली भी किया जाता है एंड डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए भी किया जाता है। तो किसी डिजीज को पता लगाने के लिए भी हम जो है वो करते हैं और किसी चीज को ठीक करने के लिए भी हम जो है वो करते हैं। जैसे ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कोई फॉरेन बॉडी है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीजें। लास्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड मिनिमम इन्वेजिव कंपेयर्ड टू ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी के कंपेयर जो है हमारे पास में मिनिमम इन्वेजिव होता है, मतलब एक तो ओपन सर्जरी करेंगे फिर वो सारे काम करेंगे तो उसमें हमारे पास में बहुत सारी दिक्कत आती है। इसमें इस प्रकार की कोई भी जो है वो दिक्कत नहीं आती है। ये हो गया इसका एडवांटेज। पेशेंट को हम क्या क्या जो है वो टीचिंग देंगे और टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो पेशेंट को हम क्या क्या टीचिंग देंगे दोस्तों, प्रोसीजर हो गया, उसके बाद क्या टीचिंग करेंगे, एक्सप्लेन माइल्ड शॉर्ट थ्रोट एंड कफ आर टेम्परेरी, यानी कि उसको ये बताएंगे कि कुछ समय के लिए आपको जो है वो शॉर्ट थ्रोट और हल्का फुल्का जो है वो कफ रहेगा, वो नॉर्मल रहेगा, ये चीज बताते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट उसको हम बताएंगे अवॉइड स्मोकिंग एंड हॉट फूड फॉर 20 आवर्स। अब से जो है वो लगभग 24 घंटे बाद, इसमें हम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रखते, ओपीडी बेसिस पे प्रोसीजर होता है। देन उसको हम बोलेंगे कि आपको स्मोकिंग या गरम जो है वो खाना लगभग 24 घंटे तक नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो गरम गरम खाना खाएगा या गरम चीजें लेगा तो उससे ब्लीडिंग होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट एनी परसिस्टेंट कफ, चेस्ट पेन एंड ब्लीडिंग। जो चीजें हमने बताई थी कि अगर आपको लगातार लंबे समय तक जो है वो कफ रहे, हल्का फुल्का कफ आएगा इस तरीके से तब तो ठीक है, लेकिन लगातार आधे घंटे से या 1 घंटे से या हर 2-3 मिनट के बाद जो है वो आपको कफ आ रहा है तो आप इमीडिएटली रिपोर्ट करोगे। या आपको चेस्ट पेन हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, चेस्ट पेन है, तो भी आप इमीडिएटली जो है वो रिपोर्ट करोगे। या कहीं से ब्लीडिंग आ रही है, स्पूटम में या वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है तो भी आप जो है वो इमीडिएट जो है वो कॉन्टेक्ट करोगे। ड्रिंक वार्म फ्लूइड वंस अलाउडेड फॉर सूथ द थ्रोट, ठीक है, यानी कि वार्म फ्लूइड जो हम एक बार अलाउ करते हैं उसको क्लीन करने के लिए। क्लियर है दोस्तों। तो इसी के साथ आज हमारे पास में जो है वो क्लास जो है वो फिनिश होती है। तो दोस्तों क्लास की शुरुआत हमने कहाँ से की थी, क्लास की शुरुआत की थी हमने इसमें ब्रोंकोस्कोपी क्या होता है। तो ब्रोंकोस्कोपी क्या था, ब्रोंकोस्कोपी है कि हम जो है वो ब्रोंकोस्कोप की सहायता से जो ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री है उसका विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, इसको हम जो है ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। और ये जो है हमारे पास में जो है वो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है। क्लियर है। इसमें हम जो है वो डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक पर्पस दोनों के लिए जो है वो किया जाता है। ये दो टाइप की होती है, एक होता है रिज्ड और एक होता है फ्लेक्सिबल। रिज्ड वाले को स्ट्रेट के नाम से आता है, फ्लेक्सिबल वाले को जो है फाइबर ऑप्टिक के नाम से जो है वो जाना जाता है। रिज्ड वाले में क्या, होलो ट्यूब अंदर डाली जाती है, उसमें पेशेंट का मूवमेंट नहीं करवाया जाता है और वो हमेशा जनरल एनेस्थीसिया के अंदर ही जो है वो किया जाएगा। जबकि हमारे पास में जो फ्लेक्सिबल है या हम इसको फाइबर ऑप्टिक कहते हैं, उसमें आगे कैमरा एंड लाइट लगी होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है और वो हमारे पास में जो है वो आगे तक जा सकती है। एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो रिज्ड वाले में हमेशा पेशेंट जो है वो जनरल एनेस्थीसिया में रहता है, फ्लेक्सिबल वाले में हम सेडेट करके भी या लोकल में भी कर सकते हैं। स्ट्रेट वाले में जो है हमारे पास में या रिज्ड वाले में हमारे पास में क्या होता है कि पेशेंट जो है हमारे पास में ज़्यादा इंजरी के चांसेस होते हैं, पेशेंट जो है वो अंदर तक जाती है और ये हम बहुत डीप तक लेके जा सकते हैं। इसके एडवांटेज की बात करें दैट इज का रिजिड वाले की, या हम उसमें हमारे पास में क्या होता है कि सिक्रेशंस को रिमूव करने में और फॉरेन बॉडी को रिमूव करने में ये बहुत आसानी होती है। जबकि ये हमारे पास में फ्लेक्सिबल वाला है वो डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए बहुत अच्छा आसान होता है। इसमें हम जो है वो क्या करते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल रिमूव करते हैं वो बड़ा मुश्किल से कर पाते हैं।
ठीक। देन उसके बाद इसका स्टरलाइजेशन जो है वो हम ऑटोक्लेव के द्वारा कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक वाले का हम जो है 2% ग्लूटार एल्डिहाइड के द्वारा जो है वो कर सकते हैं। जो स्ट्रेट वाला है या हम कह सकते हैं जो रिज्ड है वो कम अंदर तक जाता है, और जो फ्लेक्सिबल है वो बहुत अंदर तक जो है वो जा सकता है। तो ये दोनों के जो है वो कंपेयर हो गए, इमेज बेस पे मैंने बता दिया। देन प्रोसीजर बता दिया कि पेशेंट को जो है वो एनपीओ रखा जाता है, वाइटल चेक करते हैं, कंसेंट जो है वो चेक किया जाता है। देन कौन कौन सी ऐसी इंडिकेशन जिसमें हम नहीं कर सकते, जैसे कोगुलोपैथी, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें हम जो है बेसिकली नहीं किया जाता, वो सारी चीज़ें। देन उसके बाद प्रोसीजर के टाइम पे हम जो है वो पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में रखते हैं, देन सेडेट करते हैं, फिर धीरे धीरे जो है वो इंसर्ट करते हैं। फिर अगर हमें डायग्नोस्टिक पर्पज लेना है तो डायग्नोस्टिक वाला काम करते हैं, फिर हम थेराप्यूटिक वाला करना है तो थेराप्यूटिक वाला जो है वो करते हैं। देन उसके बाद पोस्ट ऑप में हम जो है वो क्लाइंट को रखते हैं कि गर्म चीज़ें जो है वो अभी आपको नहीं खानी पीनी है। देन अगर कोई भी ब्लीडिंग वगैरह होता है, कुछ भी होता है, लंबे समय तक कफ रहता है, तो आप इमीडिएटली जो है वो रिपोर्ट करोगे, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑलरेडी हमने बता दिए हैं। इंडिकेशन में तो आप ये याद रखो कि डायग्नोस्टिक पर्पज और थेराप्यूटिक पर्पज दोनों में हम जो है ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। लंबे समय तक कफ रहता है तो सारी चीज़ें, मैलिग्नेंट जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी ऑलरेडी हो गए हैं कि जिसको जो है वो हमारे पास में अगर ट्यूमर वगैरह है, ऑब्स्ट्रक्शन है, कोगुलोपैथी है, उसमें हम जो है वो नहीं करते हैं। क्लियर। पोस्ट टीचिंग में भी हम जो है पेशेंट को घर भेज देते हैं, उसको कहते हैं कि नॉर्मल शॉर्ट थ्रोट, नॉर्मल कफ जो है वो नॉर्मली रहेगा, लेकिन अगर ब्लीडिंग होता है, लंबे समय तक शॉर्ट थ्रोट होता है, तो आप इमीडिएटली जो है वो कॉन्टेक्ट करोगे। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास में ये टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। क्लास कैसे लगी उसके बारे में कमेंट जो है वो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।